नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 1 अप्रैल 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। सबसे पहले देखो योगेंद्र यादव का आर्टिकल है डी नोटिफाइड ट्राइब्स और नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया के फार्मा सेक्टर पैराडॉक्स के बारे में। पहले यही डिस्कस कर लेंगे, फार्मा सेक्टर का जो पैराडॉक्स है ना, पहले यही डिस्कस कर लेंगे। अच्छा आर्टिकल है ये। कि एक बात आपको बताता हूं, इंडिया में पूरे फार्मा सेक्टर का वैल्यूएशन है $50 बिलियन और यूएसए की अकेली एक कंपनी $64 बिलियन का रेवेन्यू करती है। सोच के देखो, वैल्यूएशन नहीं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। इंडिया के टोटल फार्मा सेक्टर का रेवेन्यू है $50 बिलियन और यूएसए में अकेली एक कंपनी है मर्क, वो $64 बिलियन का रेवेन्यू करती है। तो इंडिया कैसे फिर फार्मा ऑफ द वर्ल्ड हुआ, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया कैसे हुआ? तो पहले यही डिस्कस कर लेंगे। तीसरा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठते हैं, उस बारे में है। और कई बार देखो, पता क्या है, आर्टिकल की टोन ना कई बार सरकार के अगेंस्ट होती है, कई बार विपक्ष के अगेंस्ट होती है। तो आप बोलते हो सर आपने बैलेंस नहीं किया। यार बैलेंस करने का एक तरीका नहीं होता है। बैलेंस करने का एक तरीका यह होता है कि आज एक प्रकार का आर्टिकल डिस्कस कर लिया, दूसरे दिन तीसरे दिन या एक हफ्ते बाद उसके पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस कर लिए। मैं चाहता हूं सारी साइड आए, लेकिन कई बार एक दिन में सारी साइड कवर नहीं होती, वो 3 दिन बाद कवर हो जाती है, वो 4 दिन बाद कवर हो जाती है। समझ गए? अपना काम है मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लेके आना। हमें फिलहाल देखो एज ए नागरिक जरूर फर्क पड़ता है कौन सरकार में है कौन विपक्ष में है, लेकिन एज ए यूपीएससी टीचर या फिर यूपीएससी एस्पायरेंट या फिर यूपीएससी मेंटर बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है, आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। हमें नहीं फर्क पड़ता पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, कौन सत्ता में है कौन अलग जा रहा है। भैया हमें एग्जाम क्लियर करना है किसी भी कीमत पे, अपने को बस यही चाहिए। समझ गए? चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया के फार्मा सेक्टर के पैराडॉक्स से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 2 में जो हेल्थ सेक्टर है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, गवर्नेंस में भी पॉइंट्स रिलेट कर सकते हो, और साइंस एंड टेक जो है जीएस पेपर 3 में, वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स की बात करते हैं। जेनरिक मेडिसिन के बारे में तो आपको पता होता है। मान लो एक कंपनी को किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए 20 सालों के लिए पेटेंट मिल गया, तो 20 सालों के लिए तो देखो वही कंपनी उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करेगी। लेकिन जब पेटेंट पीरियड एक्सपायर हो गया तो देखो बाकी कंपनीज भी फिर उस ड्रग को बना सकती हैं, मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। फिर वो जो पेटेंट पीरियड खत्म होने के बाद में जो सस्ती मेडिसिन बनती है ना, वो होती हैं जेनरिक मेडिसिन। नोवल ड्रग्स मतलब नई दवाई जो पहले कभी नहीं बनी। और जैसे देखो किसी ने कैंसर की एक नई दवाई बना ली तो वो नोवेल ड्रग है। क्लिनिकल ट्रायल फेसिस, देखो जब लेबोरेटरी में दवाई बन जाती है ना, तो फिर देखो उस दवाई को ना इंसानों के ऊपर टेस्ट करना होता है, और इसके ना 4 फेसेस होते हैं। जो फेस 1 होता है ना, उसमें पहली बार थोड़े से हेल्दी लोगों पर दवाई टेस्ट की जाती है, ये सेफ्टी चेक होता है। और फिर फेस 2 और फेस 3 में ना बड़ी पॉपुलेशन पे और मरीजों पे फिर दवाई को टेस्ट किया जाता है, ताकि एफिशिएंसी चेक की जा सके, एफिकेसी चेक की जा सके। CDSCO ये क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो इंडिया का ना रेगुलेटर है। जैसे यूएसए में FDA है ना, यूएसए में FDA है, इंडिया में भी कोई भी दवाई अगर आएगी तो उसको परमिशन कौन देगा? CDCSO देगा, सॉरी CDSCO देगा। फिर नेक्स्ट है SEC मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। ये देखो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ना CDSCO की कमेटी होती है। इसमें डॉक्टर्स होते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं। ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है ना, ये तय करती है कि किसी ड्रग को ट्रायल की परमिशन देनी है या फिर नहीं देनी है। कौन डिसाइड करता है? CDSCO की ये कमेटी डिसाइड करती है, SEC। चलो बेसिक्स मैंने आपको बता दिया, अब कोर पार्ट पे आते हैं। देखो इंडिया ना पूरी दुनिया को जेनरिक दवाइयां सप्लाई करता है, ये चीज हम सबको पता है। हम लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाते हैं। इंडिया को इसी वजह से फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो ये है, फार्मा सेक्टर में ना असली पैसा जो है वो नई दवाइयों में है, नोवेल ड्रग्स में है, और पुरानी दवाइयों में यानी जेनरिक मेडिसिन में उतना पैसा नहीं है। आप डेटा देखो,
इंडिया की पूरी फार्मा इंडस्ट्री का एक साल का रेवेन्यू कितना है? $50 बिलियन। पूरे फार्मा सेक्टर का मिला के है ये $50 बिलियन। लेकिन यूएसए में एक कंपनी है मर्क, अकेली इस कंपनी का, यूएसए की अकेली इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है $64 बिलियन। सिर्फ एक कंपनी यूएसए की वर्सेस हमारा पूरा देश के फार्मा सेक्टर का रेवेन्यू। सोच के देखो, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इनोवेशन तो वही करते हैं ना, हम तो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, हम इसीलिए रेस में ना हार रहे हैं। एक छोटा सा आपको चीज बताता हूं। देखो, ब्राजील का जिक्र है आर्टिकल में। कभी कभी ना दूसरे देश के हेल्थ क्राइसिस देखकर हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। तो ब्राजील में ना अभी काफी ज्यादा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो इंडिया में भी हमें ना जो एंटीबायोटिक वाली जो दवाइयां हैं ना उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, अदरवाइज हमारे देश में भी ब्राजील की तरह हेल्थ क्राइसिस आ जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या हमारे देश में टैलेंट की कमी है? नहीं। देखो, इंडिया आपको पता है कंप्यूटर साइंस के टैलेंट के मामले में काफी आगे है, और हमारे देश में बायोलॉजी बेस्ड मेडिसिन का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। जो बायोलॉजी बेस्ड मेडिसिन होती है ना उनकी काफी एक्सपर्टीज है हमारे देश में। तो हमारे पास में देखो कंप्यूटर साइंस का टैलेंट है, एआई के भी लोग हैं, और दूसरा मेडिसिन के भी एक्सपर्ट हैं। तो दोनों को कंबाइन करके देखो हम चमत्कार कर सकते हैं। आप बोलोगे सर रुकावट क्या है? रुकावट रेगुलेशन में है। हमारा देखो सबसे बड़ा जो स्पीड ब्रेकर है ना वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। कैसे? मैं आपको ना थोड़ा कंपेरेटिव एनालिसिस करके बताता हूं। देखो, यूएसए का एफडीए है जो दवाइयों को अप्रूवल देता है। अब एफडीए से अप्रूवल लेने में जानते हो कितने दिन लगते हैं? 30 दिन। चाइना में तो इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड ट्रायल फ्रेमवर्क है। इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड ट्रायल फ्रेमवर्क मतलब अगर रिसर्चर चाहे तो पहले ह्यूमन ट्रायल के लिए ना उन्हें रेगुलेटर की परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो चाइना में काम भाई होता है और भी ज्यादा सुपर फास्ट। लेकिन अब आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए। इंडिया में ना अगर फेस 1 का ट्रायल स्टार्ट करना है ना तो भाई इस CDSCO से परमिशन लेने में लग जाते हैं 2 साल। 2 साल लग जाते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो महेश है, महेश रिसर्चर है। महेश नाम के बंदे ने ना बेंगलुरु में बैठ के AI की सहायता से ना कैंसर की दवाई बना दी। अब वो उसे टेस्ट करना चाहता है, लेकिन 2 साल तक जो CDSCO के बाबू लोग हैं ना वो महेश की फाइल पर बैठे रहेंगे। 2 साल बाद महेश को अप्रूवल मिलेगा, परमिशन मिलेगी ट्रायल का। तब तक तो देखो चाइना की कंपनी होगी ना, वो भाई दवाई ढूंढकर अपना फेज 2 ट्रायल कंप्लीट कर चुकी होगी और अपनी दवाई को किसी यूएस की बड़ी कंपनी को बेच भी चुकी होगी बहुत महंगे दामों में। आप देख रहे हो चाइना देखो आज अर्ली स्टेज ड्रग डेवलपमेंट में ना ग्लोबल लीडर बन चुका है। मतलब चाइना की छोटी छोटी कंपनीज हैं जो दवाइयां बनाती हैं और यूएस की बड़ी कंपनीज को बेच देती हैं बहुत महंगे दामों में। लेकिन हमारा देश बहुत पीछे है। किस लिए? अपनी स्पीड की वजह से। आप रिजल्ट देख लीजिए। इंडिया में साल भर में ना सिर्फ 40 फेस 1 ट्रायल्स होते हैं। यूएसए में साल भर में 800 फेस 1 ट्रायल्स होते हैं। चाइना में ये नंबर 1000 से भी ज्यादा है। समझ गए? और देखो आज का जमाना तो भाई एआई का जमाना है। जनरेटिव एआई आ गया, चैट जीपीटी, क्लोड, ये सब आ गए हैं। इनकी सहायता से दवाइयां बनानी पहले से आसान हो गई है। एआई ने ना सालों का काम महीनों में करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़े दिनों में देखिएगा महीनों का काम दिनों में होगा। अब एआई की वजह से ना हम टर्मिनल कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गए, इनके लिए ना पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकते हैं। मतलब पेशेंट के डीएनए को कंसीडर करते हुए उसके लिए कस्टमाइज्ड और पर्सनल मेडिसिन हम बना सकते हैं एआई की सहायता से। समझ गए? एआई आपको दिनों में फॉर्मूला दे देगा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का, जिसके लिए पहले बरसों लग जाते थे। लेकिन भाई पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आपको दिनों में मिल जाएंगी, लेकिन फिर बाद में 2 साल तक CDSCO का जो अप्रूवल है वो लेना पड़ेगा। तो फाइल आगे बढ़ेगी कैसे?
समझ गए। और इंडिया में जानते हो रियल दिक्कत क्या है? इंडिया में फाइल ना CDSCO जो है ना, वो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज को भेजता है। जो शुरुआत में मैंने आपको बॉडी बताई थी ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें डॉक्टर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको भेजता है। लेकिन उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। सोच के देखो, मान लो जितने 15,000 यूपीएससी के एस्पायरेंट्स जो हैं वो मेंस लिखते हैं, लेकिन उनका पेपर चेक करने के लिए सिर्फ 3-4 टीचर हैं, तो रिजल्ट देखो कितना लेट आएगा। ठीक वही हो रहा है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है ना, उनकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, इसलिए टाइम लग जाता है। एक अकेला SC/SC है जिसके पास में ना पूरे देश की फाइल्स आती हैं, तो भाई उसमें तो सालों लगेंगे ही ना। सरकार चाहती है खुद जल्दी जल्दी काम हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के मौके पे घोषणा भी की थी बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव की। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव में बोला गया था, ये देखो नीचे, बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव में बोला गया था कि हम CDSCO को मजबूत करेंगे ताकि ट्रायल्स की जो अप्रूवल है वो जल्दी जल्दी मिले। लेकिन राइटर कहते हैं दिक्कत तो भाई यही है ना, फैसला कौन लेगा? सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी लेगी, इनकी कैपेसिटी तो लिमिटेड है ना। समझ गए? तो प्रॉब्लम तो हमेशा आएगी। प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम है डिसेंट्रलाइजेशन में, सेंट्रलाइजेशन में नहीं है। प्रॉब्लम है डिसेंट्रलाइजेशन में। सॉल्यूशन है डिसेंट्रलाइजेशन में। मतलब देखो सॉल्यूशन कैसे है डिसेंट्रलाइजेशन में। मान लो फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल करने हैं ना, तो फाइल को आप CDSCO के पास में भेजो ही मत। किसे पावर दो? आप पावर दो बड़े हॉस्पिटल्स को, जैसे एम्स को पावर दो, अपोलो हॉस्पिटल को पावर दो, इन बड़े हॉस्पिटल्स को पावर दो। या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, CSIR, इनको पावर दो। ये फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल के लिए जल्दी जल्दी अप्रूवल दें। मतलब समझ गए? इन सबको बोलो कि भाई आप अपनी अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बना लो, अपनी अपनी खुद की। CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास में फाइल मत जाए, इन इंस्टीट्यूट्स की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास में फाइल जाए। आप बोलोगे सर क्या ये सेफ है? बिल्कुल सेफ है। ऑस्ट्रेलिया देखो पिछले 30 सालों से यही कर रहा है। वहां पे सेफ्टी इश्यूज जो हैं वो USA से ज्यादा नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का जो डेटा है दुनिया में देखो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इवन अब USA भी देखो अपनी ना सीनेट हेल्थ कमेटी में ना ऐसा ही रिफॉर्म लाने का सोच रहा है, तो इसलिए ये किया जा सकता है। और अगर देखो हमने ट्रायल्स के अप्रूवल को फास्ट नहीं किया ना, तो क्या होगा? 3 चीजें होंगी। जैसे सबसे पहले नेग्लेक्टेड लोकल डिजीज। देखो वेस्टर्न कंपनीज को ना एडल्ट TB या फिर ओरल कैंसर पे ना दवाई बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ना ये डिजीज हमारे जैसे देशों में ज्यादा हैं, ये हमारी बीमारियां हैं। अगर देखो हम नहीं बनाएंगे तो हमारे करोड़ों लोग जो हैं वो देखो मरते रहेंगे। नेक्स्ट है हेल्थ केयर डिपेंडेंसी एंड जियोपॉलिटिक्स। वेस्ट और चाइना जैसे जो देश है ना वो नई नई दवाइयां बनाएंगे, उन पर वो पेटेंट ले लेंगे और हमें बहुत महंगे दाम पर बेचेंगे। नेक्स्ट बायोसिक्योरिटी थ्रेट। अगर देखो AI से दवाइयां बन सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो भाई AI से नई नई बीमारियां भी बन सकती हैं। लेकिन अगर रेगुलेटरी अप्रूवल स्लो रहा तो फिर निपट नहीं पाएंगे हम। AI जल्दी जल्दी नई दवाइयां बना सकता है तो जल्दी जल्दी नई बीमारियां भी बना सकता है। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, इनोवेशन हब, इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड फ्रेमवर्क, फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल, डिसेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी स्क्रूटनी, फेज 1 बोटलनेक, ये कीवर्ड्स आप यूज करिए। और GS पेपर 3 में 2020 में क्वेश्चन पूछा था, टेक्नोलॉजी टू एड पेंडेमिक मैनेजमेंट, कैसे टेक्नोलॉजी की सहायता से महामारी मैनेज की जा सकती है। तो वहां पे उस क्वेश्चन में AI प्लस ड्रग डिस्कवरी दोनों को रिलेट किया जा सकता था। लोकल कम्युनिटी हेल्थ केयर में भी आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज कर सकते हैं कि ड्रग का अप्रूवल जो है वो काफी देरी से मिलता है। फिर 2024 में CDSCO रेगुलेटरी रोल, डायरेक्ट प्रीलिम में क्वेश्चन आया CDSCO के रेगुलेटरी रोल के बारे में। 2020 में वैक्सीन एंड बायोटेक्नोलॉजी कंसेप्ट से संबंधित क्वेश्चन आया। समझ गए? तो यहां पे आर्टिकल का यूज है जो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन एक्सप्रेस से योगेंद्र यादव का है, डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में। आप ना सिलेबस में GS पेपर 1 सोसाइटी और GS पेपर 2 सोशल जस्टिस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
लेकिन पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। डीनोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो ब्रिटिशर्स ने ना 1871 में ना एक कानून बनाया था जिसमें ना कुछ ट्राइब्स को ना पैदाइशी अपराधी घोषित कर दिया गया था, यानी बोर्न क्रिमिनल। लेकिन देखो देश आजाद होता है 1946-47 में, तो 1952 में ना आजाद भारत ने ना इस कानून को, ब्रिटिशर्स के इस कानून को खत्म कर दिया था और इन ट्राइब्स को ना, डीनोटिफाइड ट्राइब्स को इस लिस्ट से हटा दिया गया था। हिंदी में इन्हें कहा जाता है विमुक्त जातीज। डीनोटिफाइड ट्राइब्स मतलब विमुक्त जातीज। पहले ब्रिटिश राज के कानून के अनुसार ये बोर्न क्रिमिनल थे, लेकिन आजाद भारत ने इनको डीनोटिफाई कर दिया। ये बोर्न क्रिमिनल अब नहीं है, इसलिए इनको डीनोटिफाइड ट्राइब कहा जाता है, विमुक्त जाति कहा जाता है। नेक्स्ट है नोमैडिक ट्राइब। ये वो घुमंतु लोग होते हैं या फिर बंजारे होते हैं जो देखो एक जगह पे ना सेटल नहीं होते, अपने जानवरों के साथ में या फिर जो भी इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जैसे लोहार वगैरह हैं, घूमते रहते हैं और घूम घूम के वो काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ये देखो वो लोग हैं जो पार्शली सेटल डाउन हो गए हैं, पर देखो साल के कुछ महीने अभी भी घूमते रहते हैं। अनशेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अनशेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मतलब वो भाषाएं होती हैं जो हमारे संविधान के ना 8वें शेड्यूल का पार्ट नहीं है। 8वें शेड्यूल का पार्ट नहीं है तो अक्सर ऐसी लैंग्वेजेस को ना डायलेक्ट बोल के इग्नोर कर दिया जाता है कि ये तो सिर्फ बोली है, भाषा है ही नहीं। चलो अब थोड़ा सा देखो इतिहास में चलते हैं। बेसिक्स मैंने आपको बता दिए। देखो स्टोरी स्टार्ट होती है 1871 से। ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट को ना इन घुमंतु लोगों से ना डर लगता था, क्योंकि देखो इनका कोई फिक्स्ड एड्रेस तो हुआ नहीं करता था। तो उन्होंने ना 1871 में ना एक एक्ट बनाया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। ये देखो ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इस कानून ने ना पूरी कम्युनिटी पे एक ठप्पा लगा दिया था कि भाई ये तो पैदाइशी चोर हैं या फिर अपराधी हैं, इन्हें ना पुलिस स्टेशंस में रेगुलर हाजिरी लगानी पड़ती थी। समझ गए। फिर देश आजाद होता है 1947 में। ये कानून आता है 1952 में इनको डीनोटिफाई करने के लिए। 1952 में इस पुराने एक्ट को रिपील कर दिया गया और रिप्लेस किया गया हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट से। अब देखो राइटर बोलते हैं कानून तो चेंज हो गया, लेकिन पुलिस का जो माइंडसेट है ना आज भी वैसा ही है। मतलब इन जातियों को डीनोटिफाई कर दिया गया, लेकिन माइंडसेट डीनोटिफाई नहीं हुआ। ये मेन बात बोली जाती है। इसके बाद देखो योगेंद्र यादव मेन पॉइंट ये बोलते हैं, जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं ना वो दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में फिर भी जानते हैं, लेकिन हमारे देश में जो एजुकेटेड लोग हैं ना वो डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में तो बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। समझ गए। राइटर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपने ना शायद किसी गुज्जर को देखा होगा गाय भैंसों के साथ में सड़क पर, या किसी बंजारा कम्युनिटी के लोगों को ना उनके घेटों में देखा होगा। बंजारा कम्युनिटी के लोग मतलब जैसे आउटस्कर्ट में एक जगह पे इकट्ठे होकर उन्होंने सेटलमेंट वगैरह बना रखी होती है। तो ऐसे जिसको बोलते हैं एक टर्म यूज होती है हेमलेट। हेमलेट में देखा होगा कि छोटी सी जगह है जहां पे वो तंबू वगैरह गाड़ के रह रहे होते हैं। या फिर लोहार को आपको देखा होता है, लोहार कम्युनिटी। मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई सही कि तंबू गाड़ के एक जगह पे कुछ लोग बैठे हैं, सरकारी जमीन है या फिर कुछ ऐसी जमीन है जिसमें वो लोहार का काम कर रहे हैं। समझ गए। और एक ना फेमस कहानी भी है कि ये महाराणा प्रताप की आर्मी के वंशज हैं, क्योंकि ना इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक सिंहासन महाराणा प्रताप वापस नहीं हासिल कर लेते वो घर नहीं बसाएंगे। लेकिन आज देखो इनकी ये हालात है। महेश्वेता देवी ने एक आर्टिकल लिखा था इनके बारे में, बोला था हेटेड, ह्यूमिलिएटेड एंड बुचर्ड। हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें देखो बनर्जी, गौड़ा, अय्यर, सिंह, यादव ऐसे सरनेम्स बहुत एग्जिस्ट करते हैं, फेमस हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सरनेम देखे हैं? बंजारा, बहरूपिया, बिरहोर, फकीर, कालबेलिया, सपेरा, वन गुज्जर? नहीं, ये सरनेम आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनविजिबल हैं। तो योगेंद्र यादव ना इनकी जो सफरिंग है ना उनको कंपेयर करने के लिए ना एक एग्जांपल देते हैं कि ये जो अभी मैंने इतनी सारी कम्युनिटीज आपको बताई ना जो इनविजिबल हैं,
गरीब लोगों की तरह इनको एजुकेशन और बेसिक एमिनिटीज से वंचित रखा गया है। दलितों की तरह इन्होंने सदियों से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है। आदिवासियों की तरह ये मेन स्ट्रीम से मार्जिनलाइज्ड हैं। एलजीबीटी कम्युनिटी की तरह ये स्टिग्मेटाइज है, इनके साथ में स्टिग्मा अटैच है, सिस्टम का पार्ट है ही नहीं। इनको कंपेयर करते हैं योगेंद्र यादव नेटिव अमेरिकन से, यूएस के जो नेटिव अमेरिकन है ना उनसे कंपेयर करते हैं, क्योंकि इनसे ना इनकी जमीन और आइडेंटिटी दोनों चीजें छीन ली गई। जैसे यूएसए में भी उनके जो नेटिव अमेरिकन्स हैं, रेड इंडियंस जिन्हें कहा जाता है, उनसे भी उनकी जमीन और आइडेंटिटी दोनों चीजें छीन ली गई। समझ गए? और पहले तो देखो ये जो लोग थे ना, ये जो जिनकी मैंने बात की ना, ये सब डिनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स, भाई पहले तो इनके पास में ना स्किल हुआ करती थी। इनको ना प्लांट्स की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है ना उनकी नॉलेज थी, एनिमल हस्बेंड्री की नॉलेज पहले इन्हें हुआ करती थी, कपड़ा बुनने की, म्यूजिक की, गा गा के सुनाया करते थे। लेकिन आजकल आपको पता है मॉडर्न समय आ गया है और इनके पास में जो स्किल्स थी ना, आज उस स्किल की ना उतनी वैल्यू नहीं रही, तो इनका काम चलना भी मुश्किल हो गया। यानी मॉडर्न साइंस आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, जिसकी वजह से ना इनकी जो स्किल्स थी वो अनस्किल्ड लेबर में तब्दील हो गई। ये दिक्कत हो गई। और देखो यहां पे ना पॉलिसी फेलियर की भी दिक्कत है। इंडियन स्टेट की जो अप्रोच है ना इनकी तरफ कैसी है, बिनाइन हॉस्टिलिटी वाली है। बिनाइन हॉस्टिलिटी मतलब, बिनाइन हॉस्टिलिटी का मतलब ये होता है कि दिखावे में सरकार इनकी भलाई करना चाहती है, बट असल में ऐसा लगता है कि सरकार की ना इनके साथ में दुश्मनी है। तो एक तो ये वाली अप्रोच है सरकार की इनकी तरफ। दूसरा देखो दिक्कत कैटेगराइजेशन की है। मतलब एक ही कम्युनिटी में ये एससी में आते हैं, एक स्टेट में ये एससी में आते हैं, दूसरे स्टेट में ये जाएंगे तो ये एसटी में आ जाएंगे, तीसरे स्टेट में जाएंगे तो ओबीसी में आ जाएंगे। तो मतलब इनके कैटेगराइजेशन की बहुत दिक्कत है, और कहीं कहीं तो ये किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना एससी है में शामिल है, ना एसटी में, ना ओबीसी में। लेकिन क्या हमारे पास में इनका कोई डेटा है? देखो 2-3 कमीशन जरूर आए हैं। रेन के कमीशन आया था 2008 में। इस कमीशन ने ना पहली बार इनकी प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड किया था और ये एस्टिमेट लगाया था कि इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो 10 करोड़ 74 लाख है। मतलब टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 8 से 10%। सोचो कितना बड़ा आंकड़ा है इनका। फिर इदाते कमीशन आया था 2017 में। इदाते कमीशन ने एक स्टेप देखो आगे बढ़ा और इदाते कमीशन ने ना 1200 कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया और उसमें से ना 269 को अनक्लासिफाइड बताया कि 269 तो किसी में भी नहीं आते हैं, ना एससी में, ना एसटी में, ना ओबीसी में। फिर 2023 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने भी बचे हुए इंफॉर्मेशन गैप को फिल कर दिया और सारा जो डेटा है वो रिकॉर्ड में ले आए। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं योगेंद्र यादव लास्ट में। अगर देखो डेटा है, लिस्ट है, सब कुछ है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति की प्रॉब्लम है। देखो ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब और नोमैडिक ट्राइब वाली जो फेडरेशन है ना, इन ट्राइब्स की भी फेडरेशन है। ये कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने ना काफी इनसेंसिटिव रिमार्क्स दिए इनकी दिक्कतों पे। कोर्ट ने क्या बोल दिया? कोर्ट ने बोल दिया कि भाई हम तुम्हारी जो पिटीशन है वो सीरियस नहीं है, हम तुम्हारी पिटीशन को डिसमिस करते हैं। तो योगेंद्र यादव अपनी तरफ से सॉल्यूशन बताते हैं। 3C सॉल्यूशन है। पहला C, पहचान। सबसे पहले ना ऑफिशियली इनकी एग्जिस्टेंस को आप मानो, अभी तो ये इनविजिबल हैं। दूसरा, अपकमिंग 2027 का जो सेंसस होगा ना, इसमें आप इनके लिए ना एक सेपरेट कॉलम बनाओ, डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, क्योंकि गिनती नहीं होगी तो फिर कोई पॉलिसी नहीं होगी। तीसरा है कैटेगराइजेशन। देखो जैसे एससी है, एसटी है, उसी प्रकार से ना इनके लिए अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल बना दो, 13वां शेड्यूल। यूपीएससी एस्पायरेंट कोई बात नहीं, एक शेड्यूल और याद कर लेंगे, लेकिन इन ट्राइब्स का भला जरूर होना चाहिए। समझ गए? एक अलग से इनके लिए शेड्यूल बना दो संविधान में, ताकि वेलफेयर स्कीम्स का लाभ इन तक पहुंच सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आंसर साइड में दिया हुआ है, देखना मत, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि आंसर ना दूं तो फिर आप बोलते हो कि यार सर आंसर नहीं दिया।
वैसे अगले स्लाइड पे होना चाहिए आंसर। ये प्रीलिम का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और ये कीवर्ड्स हैं मेंस के जो आप यूज कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनविजिबिलिटी, कॉलोनियल मॉडर्निटी, बिनाइन हॉस्टिलिटी, इंटरसेक्शनल मार्जिनलाइजेशन, 3C फ्रेमवर्क और एपिस्टिमाइसाइड। थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित है। ये आर्टिकल भी फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने लिखा है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 2 पॉलिटी और उसमें भी इलेक्शन कमीशन से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 15 मार्च 2026 को ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उसमें ना उन्होंने 5 राज्यों के इलेक्शन की घोषणा की, असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। अब देखो इन इलेक्शंस की घोषणा की तो ये रूटीन का मामला था, लेकिन उसके बाद ना 193 अपोजिशन के एमपीज ने ना इनके खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ना इम्पीचमेंट मोशन का ना नोटिस दे दिया। वैसे इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन मीडिया वगैरह कई बार इनके लिए भी, प्रेसिडेंट के अलावा दूसरे जो डिग्निटरीज हैं उनके लिए भी इम्पीचमेंट वर्ड का यूज कर लेती है। इनके लिए वैसे रिमूवल वर्ड यूज होगा, समझ गए। तो इसके बाद क्या हुआ, देखो एक बात साफ थी, ओपोजिशन को पता था कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन लेके आ रहे हैं, तो हमारा मोशन डिफीट होना तय है। लेकिन फिर भी वो लेके आए क्योंकि उनको पता था कि अगर हम हारे तो भी हमारे लिए जीत है। क्योंकि क्यों जीत है, देखो चलो पहले मैं आपको ये चार्जेस इनके ऊपर बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा क्यों क्यों जीत है। अपोजिशन हार भी गई तो भी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट ना 3 चार्जेस लगे। सबसे पहले पार्टीशन एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट, यानी आप रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन पार्टीज के बीच में भेदभाव कर रहे हो, एक साइड को चूज कर रहे हो। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन को आप रोक रहे हो जानबूझ के। तीसरा चार्ज इनके ऊपर ये लगा डिसफ्रेंचाइजमेंट वाया SIR, यानी वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटा जा रहा है और उनसे उनका जो वोट देने का अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। 3 चार्जेस लगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये बहुत बड़ी जीत है अपोजिशन की। देखो एक टाइम में ना इलेक्शन कमीशन की क्या इज्जत हुआ करती थी। 17 जनवरी 2001 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जबरदस्त तारीफ की थी ECI की, मतलब उन्होंने बहुत पावरफुल बात बोली थी वाजपेयी जी ने उस समय। अगर कोई ओपिनियन पोल हो कि किस संस्थान ने इंडियन डेमोक्रेसी को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की है, इंटीग्रिटी के साथ में सर्व किया है, किस संस्थान ने, तो वाजपेयी जी ने बोला था मेरी नजर में ECI जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो लोगों की पहली पसंद होगी। अब ये कोट आप मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। लेकिन आज देखो ऑलमोस्ट 25 साल बाद 193 अपोजिशन के एमपीज को इंपीचमेंट मोशन लाना पड़ा है इनके अगेंस्ट। तो ये देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की न्यूट्रलिटी पे ना एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है, समझ गए। फिर इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो ECI की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठे हैं, ये सिर्फ हवा में नहीं है, मतलब ये इसके पीछे ग्राउंड पे सबूत भी मिलते हैं। जैसे देखो बिहार के स्टेट इलेक्शन से ठीक पहले ना एक वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें देखो अपोजिशन ने ये बोला कि भाई आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहे हो, लोगों से उनका अधिकार छीन रहे हो वोट देने का, तो इसके अगेंस्ट हमारी यात्रा है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस पर अड़े रहे। और वेस्ट बंगाल में यहां पे तो देखो सिचुएशन और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अगेंस्ट ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ये देखो हमारे इतिहास में ना, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार था कि कोई सीटिंग CM सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के अगेंस्ट। वो कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि इलेक्शन फेयर नहीं है, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। और इसके अगेंस्ट तो वेस्ट बंगाल में धरने भी स्टार्ट हो गए। और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था ना, यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रोसेस,
इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ ऑफिशियल्स की डेथ भी हो गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने स्टैंड पे अड़े रहे। अब राइटर बोलते हैं देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना वोटर रोल को साफ करने के लिए ना एआई का यूज किया। समझ रहे हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक टूल बनाया जिसमें उन्होंने ना नाम दिया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अब इस एआई टूल ने ना जो इलेक्टर्स है ना उनको पकड़ना शुरू कर दिया। अब डेटा ये कहता है, ये देखो डेटा ये कहता है वेस्ट बंगाल में ना 58 लोग 20,000 जो लोग थे डिलीट हो गए। ड्राफ्ट है मतलब, फाइनल लिस्ट आते आते 60 लाख वोटर्स जो हैं वो अंडर एडजुडिकेशन आ गए, यानी उन पे अभी फैसला होना बाकी है। सोचिए स्टेट का ऑलमोस्ट 10% जो वोटर्स है उनको पता ही नहीं है कि वो वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और ऐसी सिचुएशन में अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये कितना फेयर है आप बताओ। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना हिस्ट्री में पहली बार माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए। लेकिन देखो बात यहीं पे नहीं रुकी, मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने ना 500 जुडिशियल ऑफिसर्स को शॉर्ट नोटिस पे अपॉइंट किया ताकि सब कुछ फेयर हो, ये इंश्योर किया जा सके। मतलब भाई कुछ भी हो, हमारे जो डेमोक्रेसी है ना उसका कोर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे सवाल उठ गए भाई। ये कितना बड़ा डेमोक्रेसी के लिए नुकसान है, आप सोच के देखो। आप एक बात समझ लो, देखो हमारे देश की डेमोक्रेसी चल रही है, उसका एक रीजन जानते हो क्या है? कोई हारे कोई जीते, उनका ना ट्रस्ट है इलेक्शन के ऊपर। लेकिन मान लो अपोजिशन इलेक्शन को मानने से ही इनकार कर दे, तो फिर देखो जनता को ये लगेगा कम से कम, क्योंकि देखो जो अपोजिशन है वो भी एक निश्चित वोट परसेंटेज तो उनको भी मिलता है ना, तो एक निश्चित जनता को ये लगेगा कि नहीं डेमोक्रेसी है ही नहीं हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं देखो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और जुडिशरी की भी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना सिर्फ फ्री एंड फेयर काम करे बल्कि दिखे भी। समझ रहे हो? अच्छा एक चीज, अपोजिशन की जीत कैसे है अगर इंपीचमेंट मोशन हार गया तो? क्योंकि देखो वो जनता का इस तरफ ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे कि देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पे सवाल उठे हैं। अदरवाइज तो उनकी बात जो है वो मीडिया उठाता नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया और ये कीवर्ड्स हैं जो आंसर में आप यूज कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल ऑब्ड्यूरेसी, डेमोक्रेटिक डेफिसिट, वेपनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स, एल्गोरिथमिक डिसफ्रेंचाइजमेंट, प्लेनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 324। मेंस में ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था, ये आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस ईसीआई रोल इन लाइट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, 2018 में ये भी पूछा था। चैलेंजेस बिफोर ईसीआई टू इंश्योर ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ इलेक्शंस। पता नहीं क्यों पूरे क्वेश्चंस नहीं लिख रखे आज। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।